हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। गाइस, प्रोबेबिलिटी की वीडियो नंबर 1 है। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक्स बताए गए हैं। प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स जो 10th क्लास में थे उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको बताया गया है, स्टार्टिंग से बिल्कुल स्क्रैच। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, 11th क्लास का स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक्स में मैंने थोड़ा टाइम लगाया है ताकि आपको सारी चीज़ें याद आ जाए। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो न्यूमेरिकल मलाई की तरह होंगे, मक्खन की तरह होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड कीप नोट ऑफ एवरीथिंग, राइट। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ रहे हो 10th क्लासेस से, और आप जानते हो जैसे जैसे क्लासेस आपकी एडवांस होती हैं आपकी टेक्निकलिटी और कंटेंट बढ़ता चला जाता है। तो 11th में कंटेंट और बढ़ गया, ठीक है, 12th में जाओगे तो और बढ़ जाएगा। तो जरा जानते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो, दो बातें होती हैं। आपको मालूम है फ्यूचर इज अनसर्टेन। आपके हाथ में अगर एक कॉइन है और आप कॉइन को थ्रो करते हो, टॉस करते हो, तो आपको नहीं पता कि क्या आने वाला है। तो वो एक अनसर्टेनिटी है। ठीक है, सपोज करो आपके पास बैग है, उस बैग के अंदर रेड बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स हैं, येलो बॉल्स हैं, और आप कोई भी एक बॉल उसमें से निकालते हो विदाउट सीइंग, बिना देखे, तो आपको नहीं पता क्या आने वाला है। तो वो भी एक अनसर्टेन है, राइट। आपके हाथ में एक डाई है जिसे लूडो खेलते हैं, अगर वो डाइस आप फेंकते हो तो आपको नहीं मालूम कि क्या आने वाला है, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो सारी बातें अनसर्टेन पर है, ऑलराइट। तो कोई पूछे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो आप देखो डेफिनेशन ये बताओगे, अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस। अकरेंस मतलब जो होने वाला है, ओके, जो होगा। कॉइन फेंकने के बाद जो होगा, डाइस फेंकने के बाद जो होगा, बॉल निकालने के बाद जो होगा, दैट इज अकरेंस। अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे आपने कॉइन फेंका, वो एक एक्सपेरिमेंट है, इवेंट है, वो इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो आई थिंक अब आप उसे बता पाओगे। क्या बताओगे? अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अरे सिंपल है यार। अनसर्टेनिटी को मैथमेटिकल टर्म्स में मेजर करना, न्यूमेरिकल वे में बताना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सिंपल। जैसे बोलते हैं ना, आज बारिश आने वाली है, 50% चांसेस हैं, तो आपने बोला 50%। वो जो 50% आप बोल रहे हो ना, दैट इज अनसर्टेनिटी मेजरमेंट न्यूमेरिकल वे में, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अभी के लिए इतना है। बाकी एडवांस में जाओगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा ये टॉपिक, और आईआईटी वगैरह में तो बहुत ज्यादा फास्ट टॉपिक आता है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे, पहले इतना देखते हैं। आगे इसमें एक टर्म आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसका आउटपुट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने कॉइन को फेंका तो आउटपुट आपको प्रिडिक्ट नहीं है, आप तो सोचते हो हेड आएगा, हेड आएगा, हो सकता है टेल आ जाए। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका आउटकम कांट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, बस हम अनुमान लगा सकते हैं लेकिन एक्चुअल नहीं बोल सकते कि भाई हेड ही आएगा, टेल भी तो आ सकता है। तो 50-50 चांस होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे एक वर्ड आता है आउटकम या सैंपल स्पेस। दोनों का मतलब एक है। आउटकम बोलो, सैंपल स्पेस बोलो, बात एक है। इसका मतलब है टोटल पॉसिबल रिजल्ट। जैसे अगर आप एक कॉइन को थ्रो करते हो तो आपको मालूम है टोटल पॉसिबल रिजल्ट या तो टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक है, तो ये इसकी टोटल पॉसिबिलिटी है इन वन थ्रो, इन वन टॉस। तो इसको टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस कहते हैं। अगला है सैंपल पॉइंट। देखो, जैसे कॉइन को आपने फेंका तो आपके पास टेल आया या हेड आया, ये आपके टोटल आउटकम है। ये जो इंडिविजुअल चीज है ना, इंडिविजुअल एंटिटी, ये सैंपल पॉइंट है। ये देखो एक सैंपल पॉइंट है। तो जो अलग अलग एंटिटी है वो सारी सैंपल पॉइंट होती हैं। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट। ठीक है, इवेंट, इवेंट का मतलब सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, वही सैंपल पॉइंट को इवेंट कहा जाएगा। ठीक है, ये देखो एक अपने आप में इवेंट है, तो एक सैंपल पॉइंट भी है। लेकिन इवेंट सैंपल पॉइंट से थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है अभी बताऊंगा, न्यूमेरिकल जब आएगा। तो इवेंट सैंपल स्पेस के अंदर से ही निकाला जाता है। जैसे मान लो मैं कोई सेट बोल दूं टी, तो ये अपने आप में एक इवेंट है, ये इसका सबसेट है। ठीक है, आगे देखो अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो ये बात तो मैंने अभी अभी आपको बता दी कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने एक कॉइन को फेंका और हेड की बात हो जाए, तो हेड की पर्टिकुलर बात जो आप कर रहे हो वो अकरेंस होगी, हेड के बारे में बात करना। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इन्हें याद रखना। बाकी मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा। थ्योरेटिकल नहीं है, न्यूमेरिकल है, लेकिन मेरी आदत है मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में जान लीजिए। ठीक है,
सबसे पहला है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो कभी पॉसिबल नहीं होता फाइंड करना। एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलता हूं कि आपने एक डाई फेंकी या डाइस फेंकी और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बताओ। यार डाइस पे 7 तो होता ही नहीं, डाइस पे तो 1 2 3 4 5 6 होता है बस। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो एनी इवेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। दूसरा, श्योर इवेंट, जो 100% श्योर है, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास एक कॉइन है, उसके दोनों तरफ हेड है, ठीक है, टेल है ही नहीं, दोनों साइड हेड है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी। तो वो श्योर इवेंट है कि जब भी कॉइन टॉस होगा तो 100% हेड आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% होती है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। और इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, अनश्योर, जो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, नल, नील, ठीक है जी। दूसरा, अब आता है सिंपल इवेंट। देखो सिंपल इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। सिंपल बोलो या एलिमेंट्री बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब सिंपल इवेंट का मतलब जरा समझते हैं क्या है। देखो मैंने कोई सैंपल स्पेस लिया हुआ है, ये कोई टोटल आउटकम है। एक कॉइन को 3 बार फेंका तो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, तीनों बार टेल आ जाए, किसी 2 बार में हेड आए, है ना, कौन से टर्म में आए, किसी 1 बार में हेड आए। तो ये है। तो सिंपल इवेंट होता क्या है, जरा सुन लो। इफ एन एलिमेंट ई हैज ओनली 1 सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस, केवल एक सैंपल पॉइंट होगा, तो उसे हम सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। जैसे ये सैंपल स्पेस है, अब मान लो मैंने इसमें से अलग अलग इवेंट निकाल लिए। सपोज करो मैंने E1 एलिमेंट निकाल लिया, हेड हेड हेड, ठीक है। मैंने E2 एक एलिमेंट बना लिया, टेल टेल टेल। मैंने E3 एक एलिमेंट बना लिया, हेड हेड टेल। मैंने E4 एक एलिमेंट बना लिया, टेल हेड टेल। तो देख रहे हो सारे सिंगल हैं, ये पूरा अपने आप में एक माना जाएगा, ये अपने आप में एक माना जाता है। तो ये सारे के सारे सिंपल इवेंट हैं, उन्हें कहते हैं सिंपल इवेंट, ठीक है जी। तो सिंपल इवेंट को कंपाउंड इवेंट भी कहा जाता है, याद रखना। अगला आता है कंपाउंड, सॉरी, सिंपल इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट भी कहा जाता है, आई एम सॉरी, याद रखना। अगला आता है कंपाउंड, कंपाउंड इवेंट। तो देखो कंपाउंड इवेंट क्या होता है। इफ एन इवेंट हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट, तो उसे कंपाउंड इवेंट कहेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक इवेंट यहाँ पे ले लिया, इसका उठा लिया, और मैंने यहाँ उठाया हेड हेड टेल और हेड टेल हेड। देखो इसके अंदर 2 बातें आ गई। तो इसके अंदर 2 बातें आ गई, 2 सैंपल पॉइंट आ गए। इन्हें सैंपल पॉइंट भी कहते हैं भाई, अलग अलग को, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट। तो अगर किसी इवेंट में 2 सैंपल पॉइंट या 2 से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ जाए तो उसे कंपाउंड इवेंट कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर एक ही सैंपल पॉइंट था, ठीक है जी। चलो सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया। अगला आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली का मतलब क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है। सपोज करो ए कोई इवेंट है, इसके अंदर है हेड हेड हेड, और बी कोई इवेंट है, इसके अंदर है टेल टेल टेल। बताओ इसमें कुछ कॉमन है। इंटरसेक्शन देखो हमेशा कॉमन, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, 0। तो जब 2 इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो, उन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। याद रखना, 2 इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी मिलता जुलता ना हो, तो उन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। अगला आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। अच्छा मान लो अगर 3 इवेंट हैं, ए बी सी, और तीनों में ही कुछ भी ना हो कॉमन, तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। मान लो बहुत सारे इवेंट हैं, एक इवेंट है E1, एक इवेंट है E2, एक इवेंट है E3, और इन सारे मतलब n तक जा रहे हैं, इवेंट है En तक। इन सारे इवेंट के अंदर इनमें से कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम इन सब का यूनियन कर दोगे, इन सबको ज्वाइन कर दोगे, कंबाइंड कर दोगे, और इनको ज्वाइन करने से ये मिल जाए, हमें सैंपल स्पेस मिल जाए, तो इसका मतलब ये सारे इवेंट अपने आप में एग्जॉस्टिव इवेंट है। दोबारा सुन लेना, अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं, पार्ट कर दूं, एक में ये डाल दूं, एक में ये, एक में ये, एक में ये, एक में इन तीनों को डाल दूं, एक में इसको डाल दूं, और सारे टुकड़ों को जब मैं ज्वाइन करूंगा, यूनियन निकालूंगा, कंबाइंड करूंगा, तो मेरे पास यही आंसर तो आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। ध्यान रखना, म्यूचुअली का मतलब कॉमन 0, एग्जॉस्टिव का मतलब यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर, टोटल आउटकम के बराबर, ठीक है। अगला आता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
एज वेल एज एग्जॉस्टिव। तो इसमें दोनों कंडीशन सच होनी चाहिए, यानी इंटरसेक्शन सबका फाई आना चाहिए, कॉमन सबका जीरो आना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और सबका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आना चाहिए, टोटल आउटकम के बराबर। तो उसे कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये थ्योरेटिकल बातें, इन्हें आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी अगर सपोज करो पी है तो उसका आंसर, ठीक है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या इसके बीच में आएगा। यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से ऊपर नहीं जाएगा और कभी 0 से नीचे नहीं जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 है तो इसका मतलब अनश्योर इवेंट है। अनश्योर इवेंट यानी इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, बीके माथुर सर आपको पिज्जा पार्टी देंगे, तो ये अनश्योर इवेंट है, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका 1 आ गया, आपका 1 आ गया, तो उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। एग्जाम्पल, बीके माथुर सर आपसे फीस लेंगे, तो ये श्योर इवेंट है, ऐसा होगा, तो ये 1 है। ठीक है, और अगर इसके बीच का रहेगा, 0 से ज्यादा 0.1, 0.2, 0.3 और 1 से कम है ना 0.9, 0.8, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, चांसेस है। तो ना तो वो अनश्योर होगा ना वो श्योर होगा। तो ये ये अनश्योर होता है, ये श्योर होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होगी नेगेटिव, ये बात याद रखने की है। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। ठीक है, बल्कि मैं इसे ऐसे बोलता हूं, अगर कोई इवेंट ई है तो इस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, या फिर आप 10th क्लास में बोलते थे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो जैसा भी आप लिखते थे। ठीक है, 11th में और 12th में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा। यानी रिक्वायर्ड केस, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, रिक्वायर्ड केस अपॉन टोटल केसेस, इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, या फिर आपका वाला वही फेवरेबल आउटकम, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम या टोटल सैंपल स्पेस, जैसा भी आपका मन करे। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है जी, चौथी बात देखो, एक बर्नौली ट्रायल के नाम से एक बंदा फेमस है, बर्नौली ट्रायल। बर्नौली इज नेम ऑफ मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट भी थे वो। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा P + Q इज इक्वल टू 1। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब ये है कि यस और नो इज इक्वल टू 1 होगा। यस और नो का मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल ले लो, एक गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। एक गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो उस गेम को लूज करने की 1 में से लेस कर दो 2/3, तो 1/3 आ जाएगी। तो ये बर्नौली ट्रायल साहब ने कहा था कि P और Q इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसी के ऊपर एक और न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 7/5, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, 1 में से लेस कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये 7/5 नहीं, 5/7। 1 में से, क्योंकि ज्यादा हो गया था ना, 1 से लेस कर दोगे 1 में से, तो आंसर आ जाएगा कितना, 2/7। तो ये बर्नौली ट्रायल के नाम से फेमस है। इसमें क्या है, एक चीज यस है, एक चीज नो है, एक चीज सक्सेस है, एक चीज फेलियर है। ठीक है, तो अगर आपको P पता है तो Q पता लगा लोगे। अच्छा, कुछ टीचर इस बात को ऐसे करके भी लिख के आपको दिखाते हैं, PE + PE और बार लगाते हैं इज इक्वल टू 1। ये जो बार है ना, ये नॉट है, इसका मतलब पूरे का P है और इसका मतलब पूरे का Q है, मतलब ये सक्सेस ये फेलियर इज इक्वल टू 1। तो अलग अलग टीचर अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप तो डिफरेंट टीचर के पास जाने वाले हो, मुझसे भी पढ़ रहे हो, स्कूल में भी पढ़ोगे, तो ऑल टीचर आर बेस्ट। ठीक है, चलिए ये बेसिक हो गया, इसको ध्यान रखें। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, आंसर 0 और 1 के बीच में आता है। 0 आए तो अनश्योर, 1 आए तो श्योर। गाइस, बात होगी कॉइन की। सबसे पहले कॉइन की बात देखते हैं। आपको पता है कॉइन के 2 फेस होते हैं, एक तरफ हेड लिखा होता है, एक तरफ टेल लिखा होता है। हम जर्नल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहला केस बोलूं कि इन वन टॉस, एक टॉस में क्या होगा, तो अगर मैं एक टॉस बोलूंगा
तो सैंपल स्पेस 2 की पावर 1 बनेगा। एक्चुअली कॉइन का सैंपल स्पेस 2 की पावर n होता है, और यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ टॉस, नंबर ऑफ टॉस, या फिर कभी कभी n का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, n के दो मतलब है, नंबर ऑफ टॉस और नंबर ऑफ कॉइन। कैसे मतलब है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो एक टॉस अगर हुआ तो 2 की पावर n की वैल्यू 1, यानी दो चीजें आएंगी। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बात नंबर आती है 2, इन 2 टॉसेस, 2 टॉसेस, देखो एक बात, या फिर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। अब मतलब समझ में आ गया होगा आपको इस बात का कि n का मतलब नंबर ऑफ टॉसेस है और नंबर ऑफ कॉइन्स है। या तो एक सिक्के के 2 बार टॉस करो, मतलब एक कॉइन को लो, एक बार फेंका फिर दोबारा फेंका, या 2 सिक्के एक साथ ले लो और उसे एक ही बार फेंक दो। तो इसका और इसका एक ही मतलब है। तो यहां पर n का मतलब 2, क्योंकि एक सिक्के को 2 बार टॉस किया। यहां पर n का मतलब 2, क्योंकि 2 सिक्कों को एक बार टॉस किया। तो n का मतलब नंबर ऑफ टॉस भी हो सकता है और नंबर ऑफ कॉइन्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो जरा सोचो, 2 की पावर 2 बनेगा, क्योंकि 2 चीजें तो रहेंगी, बेस 2 है ना, 2 चीजें होती हैं उसके अंदर, तो 4, 4 चीजें। तो बनाओ सैंपल स्पेस, देखो ऐसे बनाना, पहले लेना हेड हेड, 2 बार हेड, फिर एक लेना हेड और एक टेल। अब इसे शफल करा दो उसके नीचे ही, हेड टेल, और फिर टेल टेल, देखो आ गए 4, है ना। अब आप लोग शायद एक लाइन में लिखते थे, मैं ऐसे करके लिखता हूं, जो एक आता है उसके कॉम्बिनेशन नीचे नीचे बनाता जाता हूं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर दो। थर्ड केस जरा हम देखते हैं, इन 3 टॉसेस, या फिर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। तो बात एक ही रहेगी, एक सिक्के को 3 बार फेंको या 3 सिक्कों को एक साथ साइमल्टेनियसली लिखा आता है, साइमल्टेनियसली। तो 2 की पावर 3 बनेगा, दैट इज 8, 8 बनेंगे। तो बनाओ सैंपल स्पेस, हेड 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 हेड, देखो 3 हेड हो गए, फिर 2 हेड लो, एक टेल लो, इसे अब कराओ शफल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, फिर एक हेड 2 टेल लो, शफल करा दो, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, इस तरह से। ठीक है, बाकी आपकी अपनी अपनी आदत है, जैसे आपने सीखा है वैसे आप सॉल्व करना, लेकिन मैं ऐसे बनाता हूँ, पहले 3 हेड ले लेता हूँ, फिर 2 हेड एक टेल, फिर इसको शफल कराता रहता हूँ उसके नीचे नीचे। मैं एक लाइन में ना लिख करके ऐसे लिखता हूँ, आप भी एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, एक केस और देखते हैं इसका 4 वाला जी। लास्ट केस है, 1 कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, या फिर 4 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस साइमल्टेनियसली। ऐसे लिखा आता है साइमल्टेनियसली, इसका मतलब एक साथ। ठीक है, तो भाई 2 की पावर 4 आएगा यहाँ पर, यानी 16 बनेंगे। तो सैंपल स्पेस ऐसे बनाना, देखो पहले 4 हेड ले लो, क्योंकि 4 बार फेंका है ना, फिर 3 हेड ले लो और एक टेल, मूव कराते रहो, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हेड। ठीक है, चलो इसके बाद 2 हेड ले लो बस, और 2 टेल, मूव कराते रहो, 2 टेल 2 हेड, कॉम्बिनेशन आगे पीछे हो सकता है, हेड टेल टेल हेड। ठीक है, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, और हेड टेल हेड टेल, और ज्यादा नहीं बनेंगे। अब बच्चा सोचता सर यहाँ 6 बन गए, यहाँ तो 4 ही बने, अरे 4 से ज्यादा बन नहीं सकते थे। ठीक है, फिर एक हेड ले लो, 3 टेल, शफल कराओ, टेल हेड टेल टेल, मूव कराते रहो धीरे धीरे, टेल हेड टेल, टेल 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 हेड। अगर इसे रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आगे पीछे भी हो सकता है आपका। फिर 4 टेल ले लो, देखो हो गया, पूरे बनेंगे 16। ठीक है, बाकी आपके 10th वाले टीचर्स ने हो सकता है आपको लॉजिक बता रखे हो कि पहले 2 हेड 4 हेड लिख लो, 4 टेल लिख लो, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर कॉम्बिनेशन, या कुछ 0101 से भी बताते हैं, जैसे कंफर्टेबल है वैसे रखो याद, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, एक के नीचे एक लिखना, आप लोग एक लाइन में लिखते थे तो कन्फ्यूजन हो जाती थी। तो ये कॉइन का बेसिक हो गया। आगे देखते हैं और बेसिक। अब आगे आपके सामने डाइस। तो देखो ऐसा कुछ होता है ना, लूडो खेलते हैं जिससे, इसमें 6 सरफेस होती हैं, तो 6 की पावर n हो गया। n यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रोज होगा या नंबर ऑफ डाइस होगा। ठीक है, तो 1 थ्रो अगर हुआ है तो 6 की पावर 1, 6 चीजें आएंगी। क्या क्या आ सकता है भाई, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये टोटल आउटकम है, टोटल पॉसिबिलिटी। और ये सारे क्या है, अपने आप में सैंपल पॉइंट है। ठीक है, सैंपल पॉइंट है ये। अगर 2 बार एक डाई को फेंका, या 2 डाइस आर थ्रोन वंस। ठीक है, इस केस में n की वैल्यू 2, इस केस में भी n की वैल्यू 2, तो ये दोनों बातें एक है। तो 6 की पावर 2 36 आएगा। क्या क्या आ सकता है, हो सकता है पहली पे 1 आया हो, दूसरी पे 1 आया हो सकता है पहली पे 1 दूसरे पे 2, पहली पे 1 दूसरी पे 3, पहली पे 1 दूसरी पे 4। तो 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन बन गए।
ऐसी 2 के साथ भी 3 के साथ भी, तो 36 बन गई, ठीक है। अच्छा देख रहे हो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इन्हें डबलेट कहते हैं। क्या कहते हैं ना, डबलेट। तो ध्यान रखना इन्हें डबलेट कहते हैं, ओके। अच्छा 1 7 क्यों नहीं आया, क्योंकि 7 डाई पे होता ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना। आगे अगर 3 थ्रो करो एक डाई की, या 3 कॉइन्स को, कॉइन्स लिख दिया मैंने, डाइस है, या 3 डाइस को आर थ्रॉन वंस एक साथ फेंको, तो 6 की पावर 3 कितना बनेगा, 216। तो इसका सैंपल स्पेस नहीं बनाना, इसका सैंपल स्पेस बनेगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, बना ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको ऐसे ही यूज करेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे और न्यूमेरिकल जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये डाई और डाइस का था। आगे देखते हैं, ये देखिए प्लेइंग कार्ड्स का बेसिक जान लीजिए। देखिए जो डेक होती है, डेक बोला तो गड्डी, ताश की जो गड्डी होती है प्लेइंग कार्ड्स की, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं खेलने वाले, बाकी जोकर भी होता है, ठीक है। बट जोकर से कोई लेना देना नहीं है, बट कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो जोकर के ऊपर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जोकर को हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे एंड विल टॉक अबाउट ओनली 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स में 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 26 में डायमंड और हर्ट 13 और 13 होते हैं, डायमंड कुछ ऐसा होता है, हर्ट कुछ ऐसा होता है। और 26 में क्लब, ठीक है, और स्पेड, ये भी 13 और 13 होते हैं। तो देखो 13 13 26, 13 13 26, ये इनके सिंबल हैं। हर एक इनको बोलते हैं सूट, ये 4 सूट हैं, ध्यान रखना इस बात को, इसे बोलते हैं सूट, SUIT सूट, ठीक है। तो एक डेक में, डेक माने गड्डी, एक डेक में 4 सूट होते हैं। दोबारा बोलो, एक डेक में 4 सूट होते हैं, तो ये चारों के चारों सूट है, ठीक है। डायमंड एक सूट है जिसमें 13 कार्ड्स हैं, हर्ट एक सूट है, क्लब एक सूट है, स्पेड एक सूट है, ठीक है। अच्छा हर एक सूट में एक एक किंग होता है, तो देखो टोटल किंग कितने हो गए, 4, ठीक है। एक एक क्वीन होती है, हर पत्ता एक एक होता है, टोटल क्वीन कितनी हो गई, 4। एक एक जैक होता है, तो टोटल जैक कितने हो गए, 4, ठीक है। ये किंग, ये क्वीन, ये जैक, बादशाह, रानी और गुलाम कहते हैं इसे। ये तीनों के तीनों फेस कार्ड होते हैं, इन्हें कहते हैं फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते, ठीक है, ये फेस कार्ड है। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे आपके फेस कार्ड हैं, ओके जी। तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, 12, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, बाकी सब नॉर्मल होते हैं। एस बोला तो इक्का, जिसपे 1 लिखा होता है, 1 लिखा होता है, तो इक्के कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। 2 बोला तो जिसपे 2 लिखा होता है, वो कितने होते हैं, 4, जिसपे 3 लिखा होता है वो भी 4, हर पत्ता 4 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ओके। तो 4 सूट होते हैं, दिस दिस दिस, ये 4 सूट है। ये सूट वर्ड जरूर याद रखना, ये सूट वर्ड न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर। इस टाइप से भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, बोलेगा बैग है, या कोई अर्न है, या कोई सैक है, थैला, ठीक है। ये बाउल होता है, बाउल, ये कोई बैग है, उसके अंदर बॉल्स हैं, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई अर्न है, इसके अंदर 5 रेड बॉल है, ओके, 7 ब्लैक बॉल है, ओके, और 8 ग्रीन बॉल है, और मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बताओ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बताओ। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, ब्लैक की बात हो रही है तो यहाँ लिखो ब्लैक बॉल अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। तो ब्लैक बॉल कितनी है, 7 अपॉन टोटल 8 7 5 कितना आ जाएगा, 12 20 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ऐसी अगर ग्रीन की बात हो रही है तो फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्रीन बॉल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये इवेंट है, ये सैंपल स्पेस है। जिसकी बात होती है रिक्वायर्ड केस ऊपर, टोटल केस नीचे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, शाबाश, 8/20 आ जाएगा। ऐसी अगर रेड की बात हो रही है तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ रेड अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। रेड कितनी है, टोटल 5 अपॉन टोटल 20, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। अब रहती है लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, बस प्रोबेबिलिटी के अंदर एक यूज है कॉम्बिनेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जैसे आप एडवांस क्लासेस में जाते जाओगे वैसे वैसे इसका यूज आता जाएगा। ये कहाँ लगता है मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको समझ लें। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, या ऐसे करके भी इसको लिखा जाता है CNR, ठीक है। ऐसे लिखाओ या ऐसे लिखाओ, बात एक है। एन यहाँ पर बड़ा होता है आर से, या बराबर भी हो सकता है, लेकिन आर कभी एन से बड़ा नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। याद रखना 0 फैक्टोरियल 1 होता है,
ठीक है, इसका प्रूफ 11th क्लास में था। अभी आपको इसके प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। 11th क्लास में चैप्टर 5 में इसका प्रूफ आता है 7 के अंदर। ठीक है, तो एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कुछ शॉर्टकट भी हैं इसके, जैसे अगर nc0 आ जाए तो क्या होगा, nc1 आ जाए तो क्या होगा, ncn आ जाए तो क्या होगा, और ncn माइनस 1 आ जाए तो क्या होगा। अगर nc0 आ जाए तो आंसर हमेशा n होगा, ये ध्यान रखना है। सॉरी, आंसर हमेशा 1 होगा। nc1 आ जाए तो आंसर हमेशा n होगा, ncn आ जाए तो आंसर हमेशा 1 होगा, और ncn माइनस 1 आ जाए तो आंसर हमेशा n होगा। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल, अगर कोई बोले आपको 10c0 को खोलो, 10c1 को खोलो, 10c10 को खोलो, 10c9 को खोलो, नोटिस करने वाली बात, ये n है और ये n माइनस 1 है, जस्ट एक नंबर कम, तो इसलिए 9 है। तो आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ट्रिक सेट है कि जब भी 0 होगा तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। रीजन यहां रख के देखो, पहले क्या आएगा 10 फैक्टोरियल n है, यहाँ 0 फैक्टोरियल ये r है, यहाँ क्या आएगा 10 माइनस 0 यानी 10 फैक्टोरियल, 10 से 10 कटेगा, आंसर विल 1। अगर 10c1 है तो आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको आंसर याद है 10 आएगा। जो भी है 20c1 तो 20, 40c1 तो 40, और अगर दोनों सेम है तो भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, और अगर एक जस्ट नीचे नंबर कम है तो इसका आंसर 10 आएगा। ओके, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता 10c2, अब कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा, अब तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, बेनिफिट होगा, फायदा होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है 0 1 n माइनस 1, ऐसा कुछ है 10c2, तो फिर तो फॉर्मूला आपको याद है, इसे खोल दो। 10 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आएगा r, 2 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आएगा n माइनस r, 10 में से 2 गए, 8 फैक्टोरियल। सॉल्व करो इसको, 10 9 8 पर रोक दो। क्यों रोक दो, नीचे 2 इंटू 1, क्योंकि नीचे देखो 8 फैक्टोरियल है, ताकि ये कट जाए, 2 से ये कटा तो 45 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये यूज कहाँ होता है, अब मैं इसको आपका यूज बताऊंगा, पहले आप इतना नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। इसका यूज क्या होता है और ये कहाँ यूज होता है, तो जहां पर भी क्वेश्चन में बॉल्स की बात हो रही हो, पर्सन की बात हो रही हो, ह्यूमन बीइंग, कार्ड्स की बात हो रही हो, प्लेइंग कार्ड्स, या कोई भी फिजिकल थिंग की बात हो रही हो, ठीक है, जैसे मैंगोज हैं, कोई भी फिजिकल एंटिटी, इनकी बात तो होनी भी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये ना मोर देन 1 हो, मोर देन 1, मोर देन 1 और मोर, मतलब एक से ज्यादा या ज्यादा भी हो सकता है, 2 3 4 5। तो जहां पर भी इवेंट, एक और बात, जनरलाइज बात मैं आपको बोल देता हूं, जहां पर भी इवेंट मोर देन 1 होता है, वहां पर हमेशा कॉम्बिनेशन यूज होता है एनसीआर। अब इसका एग्जांपल ले लेता हूं, तभी समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने लिया, सपोज करो मैंने आपसे कहा कि एक बैग है, उस बैग के अंदर 4 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है जी, ये बैग है, और मैंने कहा 2 रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, मुझे बताओ पी माने प्रोबेबिलिटी 2 रेड बॉल की। तो देखो एक से ज्यादा इवेंट आ गया, जब भी एक से ज्यादा इवेंट होगा तो समझ जाना कॉम्बिनेशन लगेगा। तो देखो इसका फॉर्मूला ऐसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 रेड बॉल। तो यहां पे आएगा फॉर्मूला, नीचे देखो आएगा टोटल स्पेस, टोटल बॉल कितनी है 6 + 4 10, तो 10 नहीं आएगा, 10c2 आएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन 10c2 आएगा, याद रखने वाली बात है। और ऊपर क्या है, रेड बॉल कितनी है 4, तो 4 नहीं आएगा, 4c2 आएगा। इस तरह से लगता है कॉम्बिनेशन। अब इसको अलग अलग खोल के आप आंसर निकाल सकते हो, खोलो इसको अलग अलग, 4 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, क्योंकि शॉर्टकट तो लगेगा नहीं, और यहाँ क्या आएगा n माइनस r, 4 में से 2 गया, 2 फैक्टोरियल, होल अपॉन, इसे खोलो 10 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, 10 में से 2 गया, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर सॉल्व, इसे आराम से करो। देखो 1 2 से 1 2 तो मैं काट देता हूँ, इसे खोलो 4 को, 4 3 और 2 पे ब्रेक लगा दो, क्योंकि नीचे भी 2 है। इसे खोलो 10 को, 10, ठीक है, 9 8 पे ब्रेक लगा दो, क्योंकि नीचे भी देखो 8 है, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 45, 3 से और कट हो जाएगा, 3 4 जा, और 3 से ये कट होगा, 3 1 जा, 3 5 जा। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का यूज यहां 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 तब होगा जब मोर देन 1 होगा। अगर मैं बोलता ना एक रेड बॉल, तो मुझे कॉम्बिनेशन का यूज करने की जरूरत नहीं थी। तो ये बेसिक है, बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन प्लीज ये कॉम्बिनेशन याद रखें कब यूज होगा,
मोर देन वन और मोर में। गाइस देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े ध्यान से पढ़ना और इसने क्या डिमांड की है ये भी आप देखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है ये बोलता है आपसे कि अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन फेंका, इफ इट शोज हेड, अगर उसने हेड दिखाया, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलूं कि मेरे पास एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 ब्लू बॉल हैं, ठीक है जी, और 4 वाइट बॉल हैं, इस तरह से मैंने दिखाया और डिपेंड कर रहा है कॉइन के ऊपर। कॉइन फेंकूंगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसने कहा है अगर हेड आया, अगर हेड आता है तो आपको क्या करना है, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल। अच्छा, तो हमने एक बॉल निकाली, अगर हेड आया तो हमने बॉल निकाली, ये बॉल निकाल दी हमने। इफ इट शोज टेल, और अगर टेल आता है, थ्रो अ डाई, टेल आता है तो उसने डाई फेंकी, तो डाई फेंकेगा तो डाई पे तो फिर 6 चीजें होंगी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है ना। तो बहुत सारी बातें मिक्स हो गई, एक बैग है और एक कॉइन है, मतलब एक्सपेरिमेंट हो गया कि भैया पहले वो कॉइन फेंकेगा, अगर उस कॉइन पे हेड आया तो एक बॉल निकाल लेगा इसमें से, है ना। वो बॉल कौन सी हो सकती है, क्या पता ब्लू हो, क्या पता वाइट हो, और अगर टेल आया तो वो डाई फेंकेगा, डाई फेंकेगा तो डाई पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो कह रहा है सैंपल स्पेस बना के दिखाओ क्या बनेगा। तो देखो सैंपल स्पेस ये बनेगा, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, समझने वाली बात है। अगर हेड आया, अगर हेड आया तो हेड के बाद तो बॉल निकाली, तो बॉल तो कोई सी भी आ सकती है, ब्लू आ सकती है, ब्लू बॉल तो 3 तरह की होंगी, है ना, ब्लू 1 होगी, ब्लू 2 होगी, ब्लू 3 होगी, वाइट बॉल 4 तरह की होंगी, ओके, वाइट 1 होगी, वाइट 2 होगी, वाइट 3 होगी, वाइट 4 होगी, नहीं समझे। अरे 3 बॉल्स अगर ब्लू हैं तो 3 तरह की बॉल हो गई ना, तो इसका मतलब हेड के साथ ब्लू बॉल भी आ सकती हैं, तो हेड के साथ ब्लू 1 आ सकती है, हेड के साथ ब्लू 2 आ सकती है, हेड के साथ ब्लू 3 आ सकती है, या हेड के साथ वाइट 1, भाई वाइट भी तो आ सकती है, जरूरी थोड़ी कि ब्लू आएगी। हम निकाल रहे हैं टोटल सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम, ऑल पॉसिबिलिटी, सब कुछ सोच सकते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो हेड के साथ वाइट 2 भी आ सकती है, हेड के साथ वाइट 3 भी आ सकती है, हेड के साथ वाइट 4 भी आ सकती है। ये तो हो गया ये एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर टेल आया होगा तो टेल के साथ क्या पता 1 आ जाए, क्या पता 2 आ जाए, क्योंकि डाई पे तो कुछ भी आ सकता है। तो राइट ऑल पॉसिबिलिटीज, तो लिखो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो ये आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो देखो इजी था लेकिन सोचने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो इस तरह से आप सोचोगे तो बना पाओगे। हाँ जी, क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल हेड कम्स अप, यानी जब तक हेड ना आ जाए तब तक आप कॉइन को फेंकते रहो, ठीक है, सिंपल सी बात इसने बोली। तो ध्यान से देखना सैंपल स्पेस, ठीक है। मान लो मैंने कॉइन फेंका और मेरा हेड आ गया, काम खत्म, मैं रुक जाऊंगा। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि पहली बार में ही हेड आ गया तो मेरा काम खत्म हो गया। अगर पहली बार में हेड नहीं आया, मान लो पहली बार में टेल आया, तो मैं कॉइन फिर फेंकूंगा, तो अगर दूसरी बार में हेड आया तो मैं रुक जाऊंगा। ये देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये है कि कॉइन फेंका, पहली बार में हेड आ गया, काम खत्म हो गया। ये है कॉइन फेंका, पहली बार टेल आया तो मुझे फिर कॉइन फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहा है रिपीटेडली फेंको जब तक हेड ना आ जाए। तो हो सकता है दूसरी बार में हेड आ जाए तो मेरा काम खत्म हो जाता। मान लो पहली बार में हेड नहीं आया, टेल आया होगा, फिर कॉइन फेंकूंगा, दूसरी बार में हेड नहीं आया, टेल आया होगा, तो तीसरी बार में हेड आ गया तो काम खत्म हो गया मेरा। हो सकता है तीनों बार में ना आए, तो पहली बार में टेल, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में टेल, चौथी बार में हेड आ सकता है। हो सकता है चारों बार ना आए, पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल, चौथी बार टेल, पांचवी बार में आएगा। इस तरह से चलता रहेगा ये, ठीक है। नहीं समझ में आया, कंफ्यूज हो गए, ध्यान से देखो भाई। आपने कॉइन को थ्रो किया फर्स्ट टाइम, तो अगर आपका हेड आ गया तो आप रुक जाओगे, स्टॉप हो जाओगे, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम में टेल आ गया तो आप कॉइन को फिर फेंकोगे, फिर फेंकोगे तो फिर 2 बातें होंगी, या तो हेड आएगा, हेड आएगा तो रुक जाओगे, और अगर टेल आएगा, टेल आएगा तो फिर फेंकोगे, ठीक है। तो ये वो वाली बात है जो ऑलरेडी हो चुका है। ये देखो पहला, ये दूसरा, अब फिर फेंकोगे तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये आ गया तो रुक जाओगे, ये आ गया तो देखो 3 टेल इकट्ठे हो गए, फिर फेंकोगे।
तो उसी बात को बताया गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं कंफ्यूज हो गए तो वीडियो को रोको, आराम से सोचो, फिर आगे बढ़ो। शाबाश। तो बच्चों क्वेश्चन देखो आपके सामने, बड़े आराम से पढ़ना। ठीक है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, मतलब एक डाई को रोल किया या एक डाई को थ्रो किया। तो आपको मालूम है जब भी एक डाई थ्रो होगी तो सैंपल स्पेस आपका बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जब भी कोई डाई फेंकेंगे तो टोटल आउटकम क्या आ सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज, तो सारी हमने लिख दी, इसे सैंपल स्पेस बोलते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, ए क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, बल्कि ऐसे ना लिख करके आप ऐसे करके लिखो, इवेंट ऑफ प्राइम नंबर, इवेंट ऑफ प्राइम नंबर। ऑलराइट, तो इवेंट लिखना अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो प्राइम नंबर इसमें से आप लिख भी लो, लगे हाथों इसमें से आप लिख भी लो इसके साथ साथ, ऐसे ही करना एग्जाम में। तो प्राइम नंबर इसमें से आप ले लो, कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 होगा प्राइम नंबर, 3 होगा प्राइम नंबर, 5 होगा। मालूम है ना, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सेल्फ नंबर से डिवाइड होते हैं। ओके, 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलते। आगे देखो बी, बी की भी देखो इंफॉर्मेशन दी हुई है, ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो इवेंट ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी आप लिख लो। ठीक है, ऑड नंबर इसमें कौन कौन है, 1 है, 3 है और 5 है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे दे दी गई। देखो ये पूरा सैंपल स्पेस है और ये अलग अलग इवेंट है, और आपको मालूम है इवेंट क्या होते हैं, इवेंट सब सेट होते हैं सैंपल स्पेस के, और ये अंदर जो लिखे हुए हैं ये सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट है। ठीक है, तो बेसिक अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है नंबर 1, पहला टास्क, इसने पूछा है ए और बी बताओ। तो यार और का मतलब होता है यूनियन, ये आपको याद रखना है, और का मतलब यूनियन, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, और का मतलब यूनियन, ऐसा आपने पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर, सेट के अंदर, राइट। चलिए जी, ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब इन दोनों को ज्वाइन करना, कंबाइन करना। तो भाई इन दोनों को आप कंबाइन कर लो, इसके सारे लिख दो, लेकिन रिपीट बार बार नहीं लिखना, लिखना एक ही बार है, बेशक वो दोनों में अवेलेबल है। तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये देखिए जी, ए और बी का रिजल्ट आ गया। तो याद रखना है, और का मतलब यूनियन, और आइदर और एटलीस्ट, इन सब का मतलब होता है यूनियन। सेकंड टास्क देखो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है ए एंड बी, ए एंड बी। तो आपको ये बात याद रखनी है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, उल्टा उल्टा यू, इंटरसेक्शन बोलो, एंड बोलो, बोथ बोलो, कॉमन बोलो, सबका मतलब एक है। तो देखो जरा ए और बी में कौन कौन कॉमन है जो दोनों के अंदर है, तो एक 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, बस। ठीक है, और देखो इसने क्या पूछा है हमसे, लास्ट इसने पूछा है, लास्ट नहीं है अभी, सेकंड लास्ट है, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ये पूछा है। देखो इसका मतलब ये होता है ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी, इसे बोलते हैं डिफरेंस, सेट के अंदर इसे डिफरेंस बोलते थे। और इसका मतलब होता है ए में से लेस कर दो इंटरसेक्शन, ये मतलब है इसका, ए में से लेस कर दो इंटरसेक्शन, जो पहला है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से मैं दिखा सकता हूं, सपोज करो ये ए है और ये बी है, और ये होगा ए माइनस बी। तो खुद सोचो, अगर ये आपको निकालना है ये वाला पार्ट, तो पूरे ए में से माइनस कर दो ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कौन है, इंटरसेक्शन, कॉमन वाला पार्ट। तो इसका ए माइनस बी का मतलब ये होता है। और कई बार इस ए माइनस बी को ऐसे भी लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं या नॉट बोलते हैं। ठीक है, सेट में कॉम्प्लीमेंट, यहां पर नॉट बोलते हैं इस डैश को, तो याद रखना है इस बात को आप। ठीक है, चलिए जी निकालते हैं ए माइनस बी। तो ए कहाँ है, वेयर इज ए, ये रहा ए, 2 3 5, और इंटरसेक्शन कहाँ है, ये रहा 3 5। तो ए में से इंटरसेक्शन हटा दो, तो 3 हटा, 5 हटा, देखो हट गए, बचा क्या 2, ये इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, ध्यान रखना डिफरेंस निकालने का मेथड, जो ए में और इसमें कॉमन है वो तो हट जाता है, और रिमेनिंग ऑफ फर्स्ट सेट आ जाता है जो ए का बचा हुआ है। अगर इसके अंदर कुछ बचता तो नहीं लेते, पहले वाले का रिमेनिंग लेना है। ठीक है, सेट के अंदर मैंने बताया था, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक दो, पहले लिख लो फिर समझ में आएगा। लास्ट देखो 4th पॉइंट इसने क्या मांगा है, इसने कहा नॉट ए बताओ, नॉट ए, ये नॉट ए, इसका मतलब ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट निकलता है यूनिवर्सल माइनस से, यूनिवर्सल माइनस से, ऐसा सेट में होता था। और यहां पर जो यूनिवर्सल होगा ना, वो ये सैंपल स्पेस होगा,
यूनिवर्सल का मतलब बिग सेट, सबसे बड़ा सेट, तो यही सबसे बड़ा है यहाँ पर, तो ये हमारे लिए यूनिवर्सल का रोल प्ले कर रहा है। तो एस में से ए हटा दो, एस कितना है 1 से लेके 6 तक, इसमें से ए हटा दो, 2 3 5 हटा दो, तो एस के रिमेनिंग लिख लो। तो रिमेनिंग क्या बचा, 1 बचा, 4 बचा और 6 बचा, तो ये आपका ए नॉट है। तो इस न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको सेट के ऑपरेशन भी याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी गाइस। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो मैंने सैंपल स्पेस इधर बना के पहले ही रख लिया, एस इज इक्वल टू दिस, ये आपको मालूम है सैंपल स्पेस बनेगा। ऑलराइट, तो मैंने टाइम बचा लिया और सैंपल स्पेस पहले लिख दिया। ठीक है जी, आगे बोल रहा है फॉलोइंग इवेंट्स आर गिवन, इवेंट्स दिए हुए। ए एक इवेंट है जिसमें कहा है नो हेड अपीयर्स, यानी कोई भी हेड नहीं आएगा, तो कोई भी हेड नहीं आएगा तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, इसका मतलब टेल टेल वाले की बात हो रही है। देखो इसमें कोई भी हेड अपीयर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट है। बी बोल रहा है इधर एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, ध्यान से देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, यानी इनकी बात हो रही है, इनकी 1 2 3, तो इसके अंदर 3 इवेंट्स आएंगे। ठीक है, एच टी टी आएगा, टी एच टी आएगा और टी टी एच आएगा। ओके, चलिए जी आगे देखो, सी लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड, बाकी मैक्सिमम भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए जी 2 हेड यहाँ पे ले लो, तो 2 हेड या 2 से ज़्यादा हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है ये, तो इसका मतलब ये वाले भी आएंगे और ये वाले भी आएंगे। एच 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 आएगा एक, तो देखो 3 हेड है, 2 से ज़्यादा है, और एक आएगा एच एच टी एच और टी एच एच। लो जी, ये हो गया आपका सी। ठीक है, अच्छा अब देखो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है डू दे फॉर्म सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दो बातों की बात हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट हम चेक कर लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको चेक करना आता है, कैसे करते हैं चेक, जब कॉमन ना हो। तो आप देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि यहाँ पे 3 इवेंट हैं, तो तीनों को हम चेक करेंगे 1 बाय 1। देखो तीनों में कुछ कॉमन है क्या, इसके अंदर ट्रिपल टी और किसी के अंदर ट्रिपल टी नहीं है, इसके अंदर एच टी टी इसके अंदर नहीं है, टी एच टी इसके अंदर नहीं है, एच 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 नहीं है, मतलब तीनों सेटों में कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो तीनों के अंदर अवेलेबल हो। तो इसका मतलब इन सब का इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या है, फाई। फाई मतलब नथिंग, इसे बोलते हैं फाई, PHI फाई। ठीक है, तो जब तीनों सेटों में या जितने भी इवेंट हैं सबका इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा, नल हो जाएगा, तो इसका मतलब हम बोलेंगे यस। ठीक है, ए कॉमा बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, चलो जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रूव हो गया। ओके, अब क्या बोलता है, अब सेकंड टास्क है वो बोलता है एग्जॉस्टिव चेक करो। अब देखो एग्जॉस्टिव, हालांकि थ्योरी मैंने आपको उसकी बताई थी, बट समझ में नहीं अगर आई है तो अब समझ में आएगा। एग्जॉस्टिव चेक करते हैं। एग्जॉस्टिव के लिए क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, मतलब ए को बी को सी को सबको ज्वाइन कर लो, कंबाइंड कर लो, और ज्वाइन करने से अगर इन तीनों का आंसर ज्वाइन करने से सैंपल स्पेस पूरा बन जाए तो समझ लो ये एग्जॉस्टिव है। तो जरा निकालते हैं, इसको ज्वाइन करो, तो आएगा टी 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 आ गया, फिर आएगा एच टी टी आ गया, फिर टी एच टी आ गया, फिर टी टी एच आ गया, इसका भी आएगा एच एच एच। ठीक है जी, एच एच टी ओके, फिर एच टी एच ऑलराइट, फिर टी एच एच, ये आ गया। अरे हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पर है, वो बात अलग है, आगे पीछे हो गए, लेकिन सेट में आगे पीछे चल जाता है। तो यानी ये इक्वल आ गया एस के, तो हम बोलेंगे यस, मतलब हाँ दीज आर एग्जॉस्टिव, ये एग्जॉस्टिव भी हैं। ठीक है जी, तो एग्जॉस्टिव इवेंट भी हैं ये, तो आप ये बात ध्यान रखना। ऑलराइट, एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना था, बताना था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा जिसको सैंपल स्पेस बनाना आता है और जिसको ये वर्ड याद है, इनका मीनिंग याद है, उसी से हो पाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से, शाबाश। देखिए गाइस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और 11th क्लास की पूरी प्रोबेबिलिटी इन्हीं के आसपास
घूमती रहेगी। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये सारे रिजल्ट सेट के अंदर भी थे, चैप्टर 1 के अंदर, लेकिन वहां पर पी की जगह ना एन लिखा हुआ था, एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यहां पर सब में पी है। तो ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं यूनियन का सिंबल। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम में और लिखा आए या एटलीस्ट लिखा हुआ आ जाए या आइदर और लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना बात हो रही है यूनियन की, ठीक है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए, ओके। और ये जो सिंबल है ये सिंबल है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कहीं पर कॉमन लिखा आ जाए, कॉमन, या कहीं पर बोथ लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलराइट। और ए और बी यहां पर इंडिविजुअल एंटिटी है, इवेंट है। ए माइनस बी इसका मतलब होता है ओनली ए बट नॉट बी, इसका ये मतलब है। और अगर बी माइनस ए होता तो ओनली बी बट नॉट ए, तो मैंने आपको एक ही बताया है। और देखो इसको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये नॉट है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नॉट या कॉम्प्लीमेंट। और अगर बी माइनस ए होता तो ये होता बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखना ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, ये तो बुक में है लेकिन ये एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन है, तो दोनों आपको याद होनी चाहिए। इसको निकालते देखो ऐसे हैं, ए माइनस बी है तो आप ऐसे करो, पी ए में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और अगर पी बी माइनस ए होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से माइनस कर दो इंटरसेक्शन। तो ये आपको याद रखना है इसका रिजल्ट फॉर्मूला, ओके। लॉजिक इसका कुछ इस तरह से है, देखो ये ए है और ये बी है और ये इंटरसेक्शन है, मुझे निकालना है ए माइनस बी, ये वाला पार्ट ए माइनस बी का है। तो खुद सोचो ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, ए में से लेस हो जाएगा कॉमन वाला पार्ट, तो ए में से लेस हो गया कॉमन वाला पार्ट, तो ओनली ए बट नॉट बी। ये वाला भी इसका मीनिंग याद रखना कि इसको आए ऐसा आए तो ऐसा बोलते हैं, और ये दोनों एक ही बात होती है। इसको बोलते हैं नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ठीक है, नीदर नॉर, नाइदर नॉर जो भी आप बोलते हो, या नन बोलते हैं, नथिंग। इसको निकालते हैं वन में से लेस कर देते हैं, क्या, यूनियन, ये लेस करते हैं, वन में से लेस करते हैं यूनियन। वन में से क्यों, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है। अगर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊं तो इसका लॉजिक देखो ये है, इसको मैं बोलूंगा पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से। डिमॉर्गन लॉ याद करो, सेट के अंदर आपने डिमॉर्गन लॉ पढ़ा था, तो डिमॉर्गन लॉ में होता था कि कॉम्प्लीमेंट अगर दोनों के ऊपर है तो वो एक के ऊपर आ जाएगा और अंदर वाला साइन रिवर्स हो जाएगा, और इसको बोलते थे यूनिवर्सल माइनस ये, लेकिन यह यूनिवर्सल तो वन है तो इसलिए इसका अगला स्टेप ये आएगा। और वैसे भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक है, तो वहां से भी ये आ जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखना। आगे देखो जी, ये इसे बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, इसका मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ देम, नॉट लगा देता हूं, नॉट करके कोई भी स्टेटमेंट होगा, तो इस पूरे का मतलब ये है एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट। एक तो एटलीस्ट और एक नॉट ध्यान रखें, इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है। अब मैं अगर इसे आपको जस्टिफाई करके दिखाऊं तो डिमॉर्गन लॉ से मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है बाहर जाएगा और अंदर वाला साइन बदल जाएगा, और फिर ये जब हटेगा नॉट, ये नॉट ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ एक ही बात है, ठीक है। ये जो बाहर है ना ये यहाँ पे नॉट का काम करता है, तो ऐसे मैं लगा रहा हूँ, तो वन में से लेस कर दो क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ये इसका रिजल्ट होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के आसपास पूरे क्वेश्चंस घूमते रहेंगे, तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, आप इनको नोट्स बना के लिख लो अच्छे से। गाइस क्वेश्चन आपके सामने, बड़े आराम से पढ़ना। क्वेश्चन अगर आपने शांति के साथ पढ़ा तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बड़े प्यार से होगा, ठीक है, आराम से पढ़ते हैं। इसने कहा है इन अ क्लास 60 स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट हमारे 60 हैं, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया 60, एस बोला तो सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम। 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 30 बच्चों ने एनसीसी को लिया, ठीक है, और 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, ये एनएसएस को लिया 32 बच्चों ने। दो डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज हैं ये, एनसीसी और एनएसएस। एनसीसी आर्मी से रिलेटेड है और एनएसएस सोशल सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इनको ज्वाइन करते हो तो आपको कैंप जाने को मिलता है और आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, आपको बेनिफिट होता है आगे जाके, ऑलराइट, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। अच्छा, 24 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ऑप्शन को चूज कर लिया, ठीक है।
इफ वन ऑफ दिस स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड प्रोबेबिलिटी, आगे ब्ला 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 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे दो तरह के इवेंट है, तो पहले वाले इवेंट को नाम दे दो लेट करके, ठीक है। फर्स्ट वाले इवेंट को नेम दे दो ए कि स्टूडेंट ऑप्ट एनसीसी, इस तरह से, और दूसरे वाले को नाम दे दो बी स्टूडेंट ऑप्ट एनएसएस, इस तरह से आपने नेमिंग कर दी। अब लिखो इनकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, मतलब एनसीसी वाले बच्चे, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, है ना। अगर मैं इसे ई नाम देता तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, जो भी नाम दूंगा उसी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है रिक्वायर्ड केस अपॉन टोटल केस, या 10th में जो आप पढ़ते थे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। तो देखो ए का मतलब एनसीसी वाले बंदे, आप यहाँ लिख भी सकते हो कि नंबर ऑफ ए जो है वो इधर 30 है और नंबर ऑफ बी जो है वो इधर 32 है। तो बताओ जी ये कितना हो गया, 30/60 हो गया, ठीक है। काटा पीटी मत करो, ऐसे ही रहने दो। अगर आप इसे काट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मत काटो, मेरे कहने से मत काटो, आपको बेनिफिट होगा, एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो जी, एनएसएस वाले बंदे, फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, तो एनएसएस वाले बंदे 32, टोटल अपॉन में 60, ठीक है। काटा पीटी मत करो। अब हमें निकालना होता है इंटरसेक्शन, तो इसके बारे में देखो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब बोथ, जिनके पास एनसीसी भी और एनएसएस भी है। तो फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस, एस तो अपॉन में आएगा ही टोटल। तो कॉमन देखो ऊपर लिखा हुआ है 24 स्टूडेंट कॉमन है, 24 हो गया जो दोनों में जाते हैं, अपॉन में कितना हो गया 60, काटा पीटी मत करो, ठीक है। चलिए सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है, अब मैं निकालूंगा रिजल्ट। पहला देखो क्या पूछा है, इसने पूछा है स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस और मतलब एनसीसी और एनएसएस, मतलब इसने मांगा है ए और बी, ये मांगा है क्योंकि मैंने इसको नाम दिया है ए का एनसीसी को और इसको नाम दिया है बी का एनएसएस को। तो प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ए यूनियन बी, और का मतलब क्या होता है यूनियन, और इसका फॉर्मूला आपको पता है पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला है। इक्वल में डालो इसकी वैल्यू कितनी है जी 30/60, ये कितना है 32/60, ये कितना है 24/60। अब देखो क्योंकि आपने कटिंग नहीं की थी, आपने इसे मिनिमाइज नहीं किया था, तो बेनिफिट देखो क्या हुआ, एलसीएम 60, तो आसान काम हो गया, इनको ऐड कर लो। तो ये हो गया आपका 62 माइनस का 24, लेस कर दो इसमें से, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, तो 38/60 इज योर आंसर, ठीक है। इसको आप चाहो तो मिनिमाइज कर सकते हो, डेसिमल में आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, जैसा आ रहा है ठीक है यहीं छोड़ दो, बस थोड़ा सा ऐसे कटिंग यहां पर आप कर दो, ठीक है। आगे देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको यहां बताता हूं, ध्यान से देखना सेकंड पार्ट आपका क्या बोल रहा है। कह रहा है स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, नाइदर एनसीसी मतलब ए नॉट, नॉर एनएसएस मतलब ये, तो इस तरह से मैं नाइदर नॉर को दिखाता हूं, बीच में लगाता हूं हमेशा इंटरसेक्शन, ध्यान रखना इंटरसेक्शन है तो ये नाइदर नॉर है, और अगर यूनियन है तो एटलीस्ट नॉट है, मैंने पीछे अभी अभी लिखा था, तो याद रखना भूल मत जाना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर भूल गए तो काम खराब। और इसको मुझे मालूम है फर्दर मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट डिमॉर्गन लॉ से, और इसको बोल सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। वैसे तो मैं यूनिवर्सल माइनस बोलता था, लेकिन यहां 1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टोटल हमेशा 1 होता है प्रोबेबिलिटी का, तो 1 में से लेस कर दो यूनियन, यूनियन हमारे पास तैयार है, दैट इज व्हाट 38/60। तो एलसीएम इधर आप ले लो तो आंसर आपका आ जाएगा कितना 61 सा 60 में से लेस कर दो तो कितना हो जाएगा बोलो 2 हो जाएगा, और ये बचेगा 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसमें कटिंग भी कर सकते हो, मिनिमम फॉर्म में लिख सकते हो। पार्ट देखो क्या पूछा है, इसने पूछा है स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, ध्यान से देखने वाली बात है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, फॉर्मूला याद करने वाली बात है। इसने बोला एनएसएस लेता है एनसीसी नहीं लेता, मतलब एनएसएस तो बी है और नहीं का मतलब नॉट, और ये ए, इस तरह से लिख दो, या फिर कोई बच्चा ऐसे अगर ऐसे लिखता बी इंटरसेक्शन ए नॉट तो भी ठीक था, ऐसे लिखो, बात एक है। और ये आपको ट्रीट करना आता है, पहले बी है तो बी में से माइनस कर दो क्या इंटरसेक्शन, इस तरह से ट्रीट करते हैं। बी कितना है, बी का आंसर था हमारा 32/60, और इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन का आंसर था हमारा 24/60, एलसीएम ले लो तो 8/60 इसका आंसर आ जाएगा।
आप इसे मिनिमम फॉर्म में कट करके लिख सकते हैं, डेसिमल में निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों से पता है क्या गलती होती है, बच्चे इसे सेट की तरह सॉल्व करके आ जाते हैं। यानी मैंने यहाँ पे लिखा है ना 30/60, तो ये बाय का चक्कर भूल जाते हैं वो 60/60, क्योंकि उनके दिमाग में सेट याद होता है। तो यही क्वेश्चन सेट में भी आ सकता है। तो पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, बस ये प्रोबेबिलिटी वर्ड है जो आपको जगाएगा, वरना आप गलत कर आओगे। तो ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का मतलब कोई भी रिजल्ट 1 से छोटा, देखो ये 1 से छोटा है, ये देखो 1 से छोटा है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को तैयार करो और जो फॉर्मूले मैंने अभी लिखे थे उनसे इनको कनेक्ट करो, इसीलिए मैंने सीधा ये क्वेश्चन लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सेट का नहीं है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। जी गाइस, क्वेश्चन आपके सामने, बड़े आराम से पढ़ना। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। ध्यान रखना बोथ लिखा हुआ है, बोथ, और बात हो रही है दो के बारे में, इंग्लिश और हिंदी। तो पहला टास्क यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू इवेंट दैट स्टूडेंट पास इन हिंदी। ठीक है जी, इस तरह से लिख दिया, इंग्लिश लिख देते हैं पहले, जो भी है। तो पहले इवेंट का नेम दे दो आप, और यहाँ बी क्या होगा, इवेंट दैट स्टूडेंट पास इन हिंदी। ओके, अच्छा अब देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है स्टूडेंट पास करता है इंग्लिश एंड हिंदी को, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। पहली बात, अगर कोई भी चीज आपको डेसिमल में दी हुई है, पॉइंट्स में दी हुई है, तो आप डेसिमल हटा दो, ध्यान रखना, क्योंकि डेसिमल और अंडर रूट जैसे ही आपके सामने आते हैं आपकी ताकत आधी हो जाती है और आप डर जाते हो, तो डेसिमल हटा दो। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ए इंटरसेक्शन बी की दी हुई है, दैट इज 0.5, लेकिन डेसिमल हम हटा देंगे तो 5/10 हो गया। पॉइंट जितना होता है उतना 0 लगाना होता है। इसको मिनिमम मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। हालांकि आप काट भी सकते हो बट मत काटो, ठीक है जी। तो डेसिमल में डील मत करना, याद रखना, डेसिमल में डील मत करना। तो ये बोथ है, पता कैसे लगा बोथ है, लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1। नाइदर, याद करो, नाइदर या नाइदर नॉर, इसका मतलब ये हमें कुछ ये दिया हुआ है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये दिया हुआ है। ये नाइदर नॉर होता है इंटरसेक्शन, और अगर यूनियन लगा दूंगा तो एटलीस्ट नॉट हो जाता है वो। ये दिया हुआ है मैं 0.1, लेकिन हमने कसम खा ली आज के बाद कि डेसिमल में डील नहीं करेंगे, तो डेसिमल हटा दो, तो 1/10 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.5। इंग्लिश का पास करने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो है 0.75, तो डेसिमल हटा दो, 75/100। हालांकि ये कट सकता है लेकिन मैं नहीं काटूंगा। सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां लिख दी। पूछा क्या है, इसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बारे में मेरे से जानकारी मांगी गई है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप सोचो कि भैया क्या करना पड़ेगा ऐसा, इसके अंदर सोचो भाई जरा, है आप ध्यान से देखो, आपको ये वाली इंफॉर्मेशन कुछ कुछ गिवन है ना, नाइदर नॉर। तो आप सोचते क्यों हो ज्यादा यार, नाइदर नॉर का फॉर्मूला लगा दो। आपको मालूम है पी नाइदर, ये वाला फॉर्मूला ऐसे होता है 1 - ए यूनियन बी आइदर और करके, है ना, इसका फॉर्मूला ये होता है। इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, 1/10 इज इक्वल टू 1 माइनस, और इसका फॉर्मूला आपको पता है यूनियन का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो जो वैल्यू पता है वो रखते जाओ आराम से, टेंशन मत लो। 1 माइनस अंदर भेज देंगे ना, पी ए कितना है, पी ए हमारा है जी ये रहा 75/100। ठीक है, माइनस और अंदर जाएगा, पी बी कितना है हमें नहीं पता, माइनस और अंदर जाएगा तो प्लस, इंटरसेक्शन कितना है हमें पता है 5/10। इसको उठा के इधर ले आओ, आ जा, बाकी सबको वही 1 - 75/100 प्लस 5/100 माइनस 1/10। ठीक है, आप इसका एलसीएम वगैरह ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा 65/100, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इसको आप यहाँ छोड़ सकते हैं या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे मेरा मानना ये है कि डेसिमल में कन्वर्ट मत करो, यहीं छोड़ो। और ध्यान रखना, जब भी आपका आंसर आएगा तो वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। तो दिस इज योर रिजल्ट। तो क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है लेकिन होने में आसान है। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना है बस आपको। तैयार करो अच्छे, शाबाश।
गाइस देखिए, दो क्वेश्चन आपके सामने। क्लास 11th में स्कूल में 40% स्टूडेंट मैथ्स लेते हैं और 30% बायो लेते हैं, तो ये ए और बी हो गया। और 10% बोथ लेते हैं, ये इंटरसेक्शन हो गया। और आपसे एंड में पूछा है मैथमेटिक्स और बायो बताओ, मतलब यूनियन। तो आप इसे कर लेना, 40% को लिखना 40/100, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा इसका 6/100। आप ट्राई करना। 19 अपने आप ट्राई करना, इसका आंसर आएगा 0.55 यानी 55/100। ओके, डेसिमल में अगर है तो डेसिमल हटा दो, डेसिमल में डील मत करो। तो अच्छे से ट्राई करो, समझो। ओके, फटाफट जी। दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट, हमें कंडीशन दे दी नॉट ई नॉट एफ इज इक्वल टू इतना, और फिर पूछ रहा है बताओ क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होता है जब इंटरसेक्शन 0 आ जाए। तो पहले आप इंफॉर्मेशन को लिख लो। तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ, नॉट ई को ऐसे बोल दो ई डैश, इसका मतलब नॉट होता है, और का मतलब यूनियन, ठीक है। और नॉट एफ को ऐसे लिख दूँ एफ डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 0.25। मैं डेसिमल में डील नहीं करूंगा तो मैं 25/100 लिखूंगा, ठीक है। ये बनाना आपको आता है, याद करो। अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इसे बोलते हैं एटलीस्ट नॉट। एटलीस्ट नॉट क्योंकि यूनियन है, इंटरसेक्शन होता तो नाइदर नॉर होता, तो उसको डील करने का होता है तरीका 1 माइनस, या आपको मैं बनाना बता देता हूं। आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो ए इंटरसेक्शन एफ और पूरे के ऊपर नॉट लगा दो डी मॉर्गन लॉ से। तो आपको देखो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बनाना भी आ गया कि अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है तो एक कॉम्प्लीमेंट लगा दो और अंदर जो साइन है उसको उल्टा कर दो। और जब कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो 1 में से लेस हो जाएगा। वैसे तो टोटल में से लेस होता है, लेकिन यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 मानी जाती है। मानी क्या जाती है, होती टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। और ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू कितना है 25/100। आगे सॉल्व करो, इसे उधर और इसे इधर। तो 1 - 25/100 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, और ये आ गया 75/100, ठीक है। बल्कि मैं ऐसे करके लिख देता हूं कि ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 75/100, जो कि नहीं आया 0 नहीं आया, इंटरसेक्शन 0 नहीं आया। तो इसका मतलब ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ME। आप फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन 0 नहीं आया, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इस तरह से आपको देखना था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जाऊंगा। पीए मुझे दिया हुआ है 42/100, मैं डेसिमल में डील नहीं करूंगा। पीबी मुझे दिया हुआ है 48/100, मैं डेसिमल में डील नहीं करूंगा। और इंटरसेक्शन मुझे दिया हुआ है जी, इसने कितना 16/100, ठीक है। मुझसे पहला इसने मांगा है नॉट ए, मतलब ए के ऊपर डैश, तो यार 1 में से लेस कर दो, पीए आ जाएगा। दूसरा मांगा है नॉट बी, 1 में से लेस कर दो। तीसरा मांगा है और, यूनियन निकाल दो। इसने मांगा है ए बट नॉट बी, ए में से लेस कर दो कॉमन। इसने मांगा है नाइदर नॉर, ये इंटरसेक्शन आ गया तो नाइदर नॉर 1 में से लेस कर दो। ये आपको अभी अभी आपने सीखा था ये, और ये तो आपने अभी अभी ऊपर सीखा है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, ये मास्टर क्वेश्चन है। मास्टर क्वेश्चन वो होता है जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो अगेन थ्योरी रिलेट करती है, आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको। गाइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से सुनना। छोटी सी बात है इसके अंदर, लेकिन बड़े काम की बात है। ये बोल रहा है चेक वेदर ए एंड बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ये कंसिस्टेंटली का मतलब क्या है? कंसिस्टेंटली का मतलब क्या ये एग्जिस्ट करता है, क्या ये ए और बी ऐसे हो सकते हैं इन वैल्यूज के साथ? तो कुछ बातें जरा यहां पहले आप जान लीजिए, ठीक है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है कुछ भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है, हमें कुछ भी दिया हो सकता है। ये हमें देखना है, इंटरसेक्शन को देखना है एक तो, और एक देखना है हमें यूनियन को, ठीक है। इनको देखना है, दो को। देखो, इंटरसेक्शन का आंसर ए और बी, जो भी वैल्यू इसके अंदर सबसे छोटी है, भाई एक ना एक तो छोटी होगी। अगर ए और बी में से कोई ना कोई तो छोटा होगा, ठीक है, या तो छोटा होगा या बराबर होंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू इन दोनों में से छोटी है, इंटरसेक्शन उस वैल्यू से छोटा होगा या बराबर होगा। अब कंफ्यूज हो गया था ना। अब मैं आपको दोबारा बताता हूं नए वाले मेथड से। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंटरसेक्शन का आंसर या तो छोटा हो या बराबर हो इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है उससे। एग्जाम्पल, अगर ये 0.4 है पीए और ये 0.6 है, तो इंटरसेक्शन का आंसर, देखो इन दोनों में छोटा कौन है 0.4, इंटरसेक्शन का आंसर या तो 0.4 होगा या उससे छोटा होगा।
रीजन क्यों, आइए जानते हैं। यार ए और बी इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, कॉमन। तो कॉमन का मतलब क्या है, ए और बी में जो कॉमन होंगे, तो कॉमन या तो सारे आ जाएंगे, सारे कॉमन आएंगे तो इतने ही तो आएंगे क्योंकि ये तो कम है और ये ज्यादा है ना, और या फिर थोड़े से कॉमन आएंगे, थोड़े से आएंगे तो इससे भी और कम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इंटरसेक्शन का आंसर कभी भी इनसे बड़ा नहीं होगा। समझ में आई? फिर सुन लेना मेरी बात ध्यान से, कॉमन इनसे बड़ा नहीं हो सकता। कॉमन का मतलब है इन दोनों में जो मिनिमम है, यानी कॉमन का आंसर यहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.4 आ सकता है, ठीक है, बाकी इससे कम आ सकता है। तो मैं वही कह रहा हूं, इंटरसेक्शन का आंसर ए और बी के जो भी मिनिमम होगा उससे कम या उसके इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यूनियन। यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 या 1 से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो कभी 1 से ऊपर जा ही नहीं सकती, ये वाली बात ध्यान रखना। दूसरा, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए किसी की भी, है ना। तो अगर ये सारी बातें मैच करती हैं तो कंसिस्टेंट पता लग जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा, कंसिस्टेंट है या नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, ये 0.7 है, इंटरसेक्शन 0.6 है। अरे इंटरसेक्शन तो ज्यादा हो गया 0.5 से, क्योंकि देखो इन दोनों में कौन छोटा है, इन दोनों में ये छोटा है, तो कॉमन जो आएगा वो 0.5 और 0.7 में जो कॉमन निकलेगा वो 0.5 से छोटा ही रहेगा, लेकिन ये तो ज्यादा हो गया। तो यहाँ रीजन देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी बड़ा हो गया किससे, पी ए से, जो कि फॉल्स है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ए एंड बी आर नॉट कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। बात नंबर 2 में आते हैं। पी ए 0.5, पी बी 0.4 और यूनियन कितना है 0.8। यहां दे रखा है यूनियन, यूनियन तो चलो सच है 1 या 1 से छोटा है, लेकिन इंटरसेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ तो हमें पहले ही पता चल गया कंडीशन को देख के, तो इंटरसेक्शन निकाल लो इस वाले फॉर्मूले से, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है जी। ये फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का, इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस। तो यूनियन कितना है 0.8, ठीक है, और पी ए कितना है 0.5, पी बी कितना है 0.4, ये इंटरसेक्शन ऐसे रहेगा। इसे उठा के इधर ले आओ, इंटरसेक्शन को इधर आ गया जी, और ये हो गया जी 0.9, है ना, उधर जाएगा तो 0.8, आंसर आ गया 0.1, बिल्कुल सही है। इंटरसेक्शन 0.1 है जो इन दोनों से छोटा है, तो ये वाला तो कंसिस्टेंट है और ये वाला कंसिस्टेंट नहीं है। इस थ्योरी पर जरा ध्यान देना, काम की थ्योरी है, कंपटीशन के लिए, आईआईटी में बहुत काम आती है ये थ्योरी, ठीक है। चलो अच्छे से नोट करो, छोटा सा सवाल लेकिन दर्द दे गया। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बड़े आराम से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ठीक है, ध्यान से देखो। 2 स्टूडेंट अनिल एंड आशिमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम देने के लिए 2 बच्चे गए, एक अनिल और एक आशिमा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम इज 0.05, अनिल क्वालिफाई करेगा और आशिमा क्वालिफाई करेगी। तो जी यहाँ पे लेट का तो बात हो गई, लेट ए क्या है, ए अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम, ये लिखना पड़ेगा, अनिल विल क्वालिफाई, इवेंट है ये, क्वालिफाई द एग्जाम, नहीं लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और बी क्या है, आशिमा, नाम कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, विल क्वालिफाई द एग्जाम। पी ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अनिल क्वालिफाई करने का 0.05, लेकिन आपको मालूम है डेसिमल में डील नहीं करेंगे तो 5/100 कट भी सकता है, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, ठीक है, एलसीएम बिगड़ जाएगा वरना, तो मत काटना। और आशिमा पास करती है एग्जाम, उसकी प्रोबेबिलिटी है जी 0.10, तो इसका आ जाएगा 10/100। आगे देखते हैं, बोथ विल क्वालिफाई द एग्जाम इज 0.02, बोथ का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये है जी 0.02, और डेसिमल में डील नहीं करना तो 2/100, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। पहला पार्ट आ गया, बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। लो जी पहला पार्ट आ गया, अनिल ने भी पास नहीं किया एंड आशिमा ने भी पास नहीं किया, तो ये तो नाइदर नॉर हो गया, याद है ना, नाइदर नॉर ऐसे निकालते हैं, 1 माइनस आइदर और, यानी यूनियन, और 1 माइनस यूनियन आपको निकालना आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, तो मैं इसका सीधा आंसर लिख के जा रहा हूं, और इसका आंसर आ जाएगा 87/100, तो आप खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं आ गया सेकंड पार्ट पर।
सेकंड पार्ट इसने बोला है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट। देखो बात, कॉन्सेप्ट जो याद रखेगा न्यूमेरिकल उसी से होगा, जो याद नहीं रखेगा उससे नहीं होगा। इसने लिखा है एटलीस्ट नॉट। देखो एटलीस्ट और नॉट दिख रहे हैं तो याद करो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था ए नॉट यूनियन बी नॉट। यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, ये नाइदर नॉर है, ये एटलीस्ट नॉन है, एटलीस्ट नॉट है। इसको निकालने का फॉर्मूला 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी मैंने आपको बहुत सिखाया है। तो इसका भी रिजल्ट मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो आएगा 98/100। ठीक है जी, 2 पार्ट हो गए। अब देखिए तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, बड़े आराम से समझना। इसने लिखा है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। समझने वाली बात है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो ऊपर मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूं और यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, तीसरा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर अनिल पास हुआ तो आशिमा फेल हो गई, या तो ऐसा हुआ होगा, या मतलब और अगर अनिल फेल हुआ तो आशिमा पास हो गई। इसका मतलब ये है कि ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। इसका मतलब क्या है, अनिल पास हुआ है, ये फेल हो गई। इसका मतलब क्या है, अनिल फेल हुआ, ये पास हो गई। तो दोनों केसेस में एक ही पास हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ध्यान से देखो, ये है ए बट नॉट बी, तो उसको बोल सकता हूं मैं ए माइनस इंटरसेक्शन, है ना। और का मतलब प्लस होता है, और का मतलब प्लस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बी बट नॉट ए। भाई बी बट नॉट ए आगे पीछे हो गया, बट जिसके ऊपर नॉट है वो नॉट होता है। तो इसका मतलब है बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, बेसिक पे खेलो, जो बेसिक याद नहीं रखेगा उससे न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो प्रोबेबिलिटी बहुत आगे तक जाती है कंपटीशन में भी। पी ए प्लस पी बी, ये और ये 2 टाइम्स हो गए, तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू इसके अंदर डाल दो, जो जो वैल्यू आपको मालूम है। ठीक है, तो मैं आपका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, 11/100 इसका आंसर आएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, समझने वाली बात ये थी, ये वाली बात। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स तक आ जाता है। अच्छे से तैयार करो और भूलो मत। क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट ट्रक स्टॉप्ड एट अ रोड ब्लॉक विल हैव फॉल्टी ब्रेक और बैडली वॉर्न टायर आर दिस एंड दिस। मतलब यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात है फॉल्टी ब्रेक, है ना, ट्रक स्टॉप ड्यू टू फॉल्टी ब्रेक, मतलब ब्रेक खराब है इसलिए वो ट्रक रुक गया रोड पर। और बी इवेंट क्या है, ट्रक स्टॉप ड्यू टू क्या है जी, वॉर्न टायर। वॉर्न मतलब फट गए, टायर फट गए हैं उसके, वॉर्न टायर्स खराब हो गए इसलिए वो रुक गया। तो 2 तरह से वो रुक रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है मुझे फॉल्टी ब्रेक की 0.23, और मुझे डेसिमल में डील नहीं करना है तो मैं डेसिमल हटा दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है मुझे वॉर्न टायर की, टायर जो फट गए हैं, टायर्स। ठीक है, 2 टायर्स, 4, बहुत सारे टायर्स होते हैं इसमें। तो टायर्स की प्रोबेबिलिटी है 0.24, लेकिन मुझे डेसिमल में डील नहीं करना है तो मैं पॉइंट हटा दूंगा। आगे, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी इज 0.38 दैट अ ट्रक स्टॉप्ड एट रोड ब्लॉक विल हैव फॉल्टी ब्रेक एंड और बैडली वर्किंग टायर। ध्यान से देखो, यहाँ पे और लिखा है और। अब एक कंफ्यूजन हो गई, यहाँ पे एंड भी है और यहाँ पे और भी है ना। तो जब भी ऐसा केस हो ना कि एंड भी हो और भी हो, तो और को प्रीफरेंस मिलेगी, और को, यानी हमें दे दिया गया यहाँ पे क्या, यूनियन, दोनों का यूनियन दे दिया 0.38। तो ये हो गया 38/100। अब बात आती है सर ऐसे कैसे, इसमें तो एंड भी है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन, तो आपने से यूनियन ही क्यों कहा। अब देखो लॉजिक क्या है, याद करो मैंने आपसे कहा था कि इंटरसेक्शन का आंसर कभी भी इन दोनों से बड़ा नहीं होगा। तो देखो 0.38 इन दोनों से बड़ा है, तो इसलिए ये इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, ये यूनियन है। ऐसे भी पता लगा सकते हो, ठीक है, या फिर जब 2 लिखे हो एंड और तो और को प्रीफरेंस मिलेगी, ऐसे पता लगा सकते हो। तो आपकी मर्जी है, देख लेना, मैंने आपको दोनों लॉजिक बता दिए। आगे इसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रक स्टॉप्ड एट दिस रोड ब्लॉक विल हैव फॉल्टी ब्रेक एज वेल एज बैडली वॉर्न टायर। एज वेल एज का मतलब बोथ का मतलब दोनों बातें। तो इसका मतलब हमसे इसने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, ये पूछा है। तो देखो इसका फॉर्मूला ये हमसे पूछा है, तो फॉर्मूला तो हमें मालूम है, फॉर्मूला तो हमें ये वाला मालूम है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेब ऑफ ए प्लस प्रोबेब ऑफ बी माइनस प्रोबेब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है,
इसमें 4 चीजें हैं, आपको 3 चीज मालूम है, तो वैल्यूज डाल दो और आंसर निकाल दो। तो मैं आंसर आपके लिए लिख के जा रहा हूं, आपका आंसर आएगा 9/100। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो मेन चीज थी क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्रैक करना, कैसे क्वेश्चन पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ध्यान से करें गाइस। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो, और कुछ स्कूलों में ये आ भी चुका है। ठीक है, जैसे आपका अर्वाचीन इंटरनेशनल है, इसमें फाइनल में आया था ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इफ अ पर्सन विजिट हिज डेंटिस्ट, एक बंदा डेंटिस्ट के पास जाता है, सपोज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव हिज टीथ क्लीन्ड इज 0.48। तो इसमें टीथ क्लीन की बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव कैविटी फिल्ड इज 0.25, कैविटी फिल्ड की बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव टूथ एक्सट्रैक्टेड 0.20, और टूथ एक्सट्रैक्टेड की बात हो रही है। मतलब क्वेश्चन के अंदर 3 इवेंट हैं। तो देखो मैंने पहले यहां लिख दिया, ए क्या है, इवेंट दैट पर्सन हैव टूथ क्लीन्ड, बी क्या है, इवेंट दैट पर्सन हैव कैविटी फिल्ड, और सी इवेंट दैट पर्सन हैव टूथ एक्सट्रैक्टेड। तो ये लिखना पड़ेगा। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे दिया हुआ है जी कितना, 0.48, लेकिन मैं तो 48/100 लिखूंगा, मुझे डेसिमल में डील ही नहीं करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.25, लेकिन मैं तो डेसिमल में डील करना ही नहीं चाहता। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है भाई साहब, टूथ एक्सट्रैक्टेड, वो है 0.20, यानी 20/100। मैं चाहूं तो इन्हें काट भी सकता हूं, लेकिन मैं नहीं काटूंगा। ठीक है, ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी रहे। आराम से बढ़ो आगे। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव टीथ क्लीन्ड एंड कैविटी फिल्ड, ध्यान से देखो, टीथ क्लीन्ड और कैविटी फिल्ड दोनों की बात हो रही है। तो इन दोनों की बात है और बीच में एंड है, तो उसका मतलब इंटरसेक्शन है ए एंड बी का। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 9/100। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव हिज टीथ क्लीन्ड एंड टूथ एक्सट्रैक्टेड, टूथ क्लीन्ड और एक्सट्रैक्टेड, ए और सी की बात हो रही है। तो ए इंटरसेक्शन सी हमें दिया हुआ है कितना जी, 0.12, यानी 12/100। इंफॉर्मेशन बड़े आराम से देखनी है। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव कैविटी फिल्ड एंड टूथ एक्सट्रैक्टेड, कैविटी फिल्ड और एक्सट्रैक्टेड, यानी बी और सी की बात हो रही है। तो बी इंटरसेक्शन सी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये दिया हुआ है आपको 7/100। ओके, आगे देखो। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव हिज टीथ क्लीन्ड, कैविटी फिल्ड एंड टूथ एक्सट्रैक्टेड 0.03, तीनों की बात हो रही है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, वो है 3/100। इतना आ गया। अब इसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विजिटिंग हिज डेंटिस्ट, कि बंदा डेंटिस्ट के पास गया, और आगे देखो एक लाइन लिखी हुई है नीचे, विल हैव एट लीस्ट वन ऑफ दीज थिंग डन टू हिम, मतलब इन तीनों में से कोई एक काम हुआ है। एटलीस्ट का मतलब या तो ये हुआ है, या ये हुआ है, या ये हुआ है, या 2 काम हुए हैं, या 2 हुए हैं, तीनों काम हुए हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम 1 या 2 या तीनों हो गए उसके साथ, है ना। तो एटलीस्ट का मतलब आपको पता है ए यूनियन बी यूनियन सी आपको निकालना है ये। अब ये तो 3-3 वाला आ गया, तो 3-3 वाला भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो मैं यूपर से क्वेश्चन हटा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन में हटा रहा हूं और ऊपर में इसको आपको बता रहा हूं। तो देखो ध्यान से, 3 वाला फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए एंड बी माइनस बी एंड सी माइनस ए एंड सी, और प्लस हो जाता है इसमें तीनों का इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये याद ही रखना है, कभी सोचोगे हम कैसे याद करेंगे। ध्यान से देखो, पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है और सारी प्लस में, और माइनस हो रही है डबल डबल, माइनस डबल डबल, और प्लस हो रही है फिर ट्रिपल। ठीक है, तो इसके अंदर सारी वैल्यूज डालो और आपका आंसर आएगा 68/100। ये आपका आंसर है, कैलकुलेशन आप खुद करना। मेन चीज थी, बच्चा क्वेश्चन देख के डर जाता है, तो डरो मत, आराम से पढ़ो। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन बेसिक स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम ले गया, बट मेरा मानना यह है कि बेसिक अगर ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन तो होते चले जाएंगे। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं और एक कार्ड निकाला है। तो एक कार्ड जब निकालता है तो कॉम्बिनेशन नहीं लगता। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज किंग, एक तो किंग और क्वीन। अब कहोगे सर कार्ड तो एक है, बात 2 हो रही है, 2 नहीं हो रही, और है, या तो ये आया या ये आया, और है। ठीक है,
तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे होगा, ये कार्ड पे भी आ सकता है, बॉल्स पे भी आ सकता है कि एक बैग में इतनी इतनी बॉल्स हैं। तो पहले ध्यान से नाम दे दो उसको। ई क्या है, कार्ड इज किंग, पहली बात हो गई। या ए नाम दे दो, ई मत दो, कुछ भी नाम दे दो। बी क्या है, कार्ड इज क्वीन, इस तरह से नेमिंग कर दो। अब निकालो प्रोबेबिलिटी। पी ए कितना है, कार्ड इज किंग, किंग कितने होते हैं टोटल गड्डी में, 4, तो 4/42 कट सकता है, लेकिन मैं नहीं काटूंगा। ठीक है, अब यहाँ बच्चे हो गए ना कंफ्यूज, कह दोगे सर एक कार्ड निकाला यहाँ तो 4 लिख दिए। अरे कार्ड एक ही निकला है, लेकिन किंग तो 4 है ना, 4 किंग में से कोई एक आया है। एक किंग स्पेड का, एक क्लब का, एक हार्ट का, एक डायमंड का, तो चारों में से कोई एक आया है। तो ये ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, तो और वैसे भी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो बात हो रही है किंग की, तो किंग 4 होते हैं तो 4 लिखा जाएगा ऊपर। इसमें से आया एक ही होगा, कौन सा आया हमें नहीं पता। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्वीन, क्वीन भी 4 होती है, ये हो गया। अब निकालो जी इनके बीच का कॉमन जरूर निकालते हैं। ध्यान से देखो, सोचो किंग और क्वीन में कॉमन कोई ऐसा कार्ड है जो किंग भी हो और क्वीन भी हो, कोई कार्ड नहीं है, यानी 0। इसका मतलब ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। भाई किंग और क्वीन में तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा ना, किंग तो किंग होगा, क्वीन क्वीन होगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला आपको याद है, PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, लिख रहे हैं वो तो 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू नहीं पता भाई, और का मतलब क्या है, और का मतलब होता है यूनियन, तो इनडायरेक्टली यूनियन पूछा हुआ है हमसे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, PA कितना है 4/52, ये कितना है 4/52, ये कितना है 0, एलसीएम लोगे 8/52 इज योर आंसर। मिनिमम भी हो सकता है काटा पीटी करके, डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।